Hello to all, my name is Mohit Malviya and we are here for CA Final Costing Theory. In CA Final Costing Theory, there is some additional question which is published by ICAI. So, in given video, I am gonna discuss concepts which will help you to solve additional questions in effective manner. So, without wasting any time, we start this revision video. अब मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो एडिशनल क्वेश्चंस आईसीआई ने पब्लिश करे हैं उससे रिलेटेड हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाया है कि कुछ किस कॉन्सेप्ट पे बेस वो क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चंस का फ्लो डिस्कस करा है। ये क्विक रिवीजन है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पढ़कर आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कितने बड़े होते हैं और उनके अंदर पढ़ने में ही आपको आधा घंटा लग जाता है जब अपन पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे होगा और प्लस मैं आपके साथ क्वेश्चंस का फ्लो डिस्कस कर लूँगा, जिससे जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बेस्ड है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन का नाम है मेमोरी ट्रेवल्स। एक्चुअली एक ये ट्रैवल एजेंसी है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मदद से यहाँ पर अपने सिस्टम को एक कस्टमाइज लुक देना चाहती है और यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहती है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैवल एजेंसीज। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अपन बात करें तो जब से प्रोडक्ट बनता है और जब तक एंड यूज़र को डिलीवर होता है तो उसके बीच में जितना भी मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है गुड्स का, वो सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड जितना भी मूवमेंट एक गुड से रिलेटेड होता है और जो लॉजिस्टिक वर्क इसके अंदर कंसीडर होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक होता है अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर आप अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आते हैं प्रोडक्शन, परचेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्लस उसके लिए आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और आप पर उस रॉ मटेरियल को आप परचेज कर रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल को किस तरीके से मैनेज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप सीधे रिलेट कर सकते हैं जस्ट इन टाइम के साथ, जहाँ पे पुल मोड और पुश मोड बताया गया है, जहाँ पे आप किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करना है, किस तरीके से आपके प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, वो चीज़ बताई गई है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक की पार्ट है जस्ट इन टाइम सिस्टम का। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों के कोरिलेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपन ने अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या बात करी, प्रोडक्शन, प्रोसेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करी। और जब मैं उसको डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ले जाता हूँ तो मैं जो प्रोडक्ट मैंने बनाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, सेल्स कैसे करें और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दें, उसके बारे में बात करी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन लोगों की जो इशू इन्वॉल्व है, इशू में उन लोगों ने बोला है कि हमको एक कस्टमाइज पैकेज चाहिए। कस्टमाइज पैकेज ये कहता है कि उसके इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स को मेजरली उन लोगों ने टच करा है। पहला है कि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्लस हमको पॉसिबल अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है, और हमको फिर सजेशंस देना है कि किस तरीके का बिजनेस मॉडल हम फॉलो करें और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का, नॉट
अबाउट अ ट्रैवलिंग एजेंसी, किसी भी कंपनी का ये होता है कि वो अपनी असेट अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हो, अपना स्टाफ अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हो, एंड ऑल इन ऑल अपन ये कह सकते हैं उसके बाद जितनी भी रिसोर्सेज है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हो। अगर वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, प्लस उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है और उसका पूरा का पूरा फोकस कस्टमर पे है, तो वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। कंपनी को अपना कोर कॉम्पिटेंस को भी कंसीडर करते हुए अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, तो आप कभी भी कोर कॉम्पिटेंस अचीव नहीं कर सकते। तो मतलब इसका एक सिंपल फार्मूला रहता है कि रिसोर्सेज प्लस उन रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने की अगर आपके पास कैपेसिटी है तो ही आप कोर कॉम्पिटेंस अचीव कर सकते हैं आपके मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप बात करें अपन कि मेमोरेबल ट्रेवल्स की, तो यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि हम किस तरीके से हमारे असेट, स्टाफ और रिसोर्सेज को यूज़ करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएं, कस्टमर फोकस कैसे करें और कोर कॉम्पिटेंस किस तरीके से अचीव करें। जब आप ये आंसर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप बेहद ही आसानी से इस आंसर को डिटेल्ड फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको एग्जाम में लिखना बिल्कुल क्विंटेसेंशियल है। यही पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर इनमें से आपने कोई सा भी पॉइंट आप लिखने से रह गए तो मार्क्स मिलना थोड़े मुश्किल है। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि मेरे को अपस्ट्रीम की बात करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अपन ने अपस्ट्रीम की ये बात करी थी कि यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, परचेस कैसे होता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है। ये नॉर्मली गुड्स के केस में होता है। मतलब अपने को ये देखना है अपस्ट्रीम में कि मेरे से जो आगे वाली लेयर है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो मतलब अगर सप्लाई करने से पहले जो मेरी लेयर है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अब उसी तरीके से एक ट्रैवल एजेंसी के लिए अपस्ट्रीम क्या होता है कि मैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं उन लोगों को कहाँ पे रुकवा रहा हूँ, होटल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, उनको फूड अच्छा मिलना चाहिए, कौन कौन से मैं वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे उनको ले जाऊँगा और किस किस तरीके से उनको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूँगा, वो चीज़ें अपने को यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको दे रहे हैं, होटल फैसिलिटी दे रहे हैं, फूड फैसिलिटी दे रहे हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस क्या क्या हैं। ठीक है, अब ये सब करने के लिए आपको किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स यूज़ करने हैं वो भी अपने को तीसरे पॉइंट में सजेस्ट करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो अप्रॉक्स 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा का आएगा, तो उस हिसाब से आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे अगर आपको की प्रोसेसेस सजेस्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल बताना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल किस तरीके के यूज़ करेंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत स्मूथ हो, जहाँ पे जितनी भी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स हैं मैनेजमेंट की, ये देखिए यहाँ से रिलेट होगा कोर कॉम्पिटेंस के लिए, जितनी भी अपन कैपेबिलिटीज़ और स्किल हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, हम अपनी डिमांड मैनेज कर सकें, हम यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना सकें, यहाँ पे हम सप्लायर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना सकें, और हम जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करना है अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जहाँ पे हमने रिकॉल करा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो तरीके का होता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। और उसके बाद हमने ये मेमोरेबल ट्रैवल्स के केस का क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं कि अगर मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट करना है तो मेरे को कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, प्लस उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर मैं मेमोरेबल ट्रैवल्स में लगाता हूं तो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे वो अपन ने देखा। फिर उसके बाद अगर मेरे को कोई सा बिजनेस मॉडल यहाँ पे सजेस्ट करना हो तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ को जॉट डाउन किया। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर रहे हैं, ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है, इसका ये दूसरा नाम भी होता है फिट्जगार्ड एंड मून मॉडल, लेकिन जर्नली इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस स्टडी आई है ग्रैब एंड गो की। ये एक्चुअली एक फूड जंक्शन है जहाँ पर आपको है ना तरह तरह की
तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी अधिकतर बिजनेस मॉडल्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हुए ये मॉडल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस और रिवॉर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स। इसको आप है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मैं किसी कंपनी में गया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब लगी सीए बनने के बाद, और मेरे को किसी भी कंपनी ने जॉब पे रखा। अब कंपनी मेरे से कुछ स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करती है। वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम की मैं ओनरशिप लूँगा, और उस काम की अगर मेरे को ओनरशिप देनी है कंपनी को, तो कंपनी को मुझे सिर्फ वही काम देने पड़ेंगे जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे गया हूँ और मेरे को फर्स्ट डे एक हायर लेवल पर्सनल का काम दिया जा रहा है जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो भी काम मिलेगा मुझे उसकी ओनरशिप लेनी है, लेकिन मुझे वही काम दें जो अचीवेबल हो, और प्लस मुझे उन्हीं कैटेगरी का काम दिया जाए जो मेरे ही जैसे बंदे को दिया जा रहा है जो उसी दिन ज्वाइन हुआ है। मतलब इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी मतलब आपको वही काम दिया जा रहा है जो फर्स्ट डे पर्सन को दिया जाता है इन कंपनी, और जो फर्स्ट डे पर्सन आया है उसे हम वही काम दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें कंसीडर करनी है स्टैंडर्ड्स के अंदर। जो मेन स्टैंडर्ड्स किसी भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में काम करने के लिए ज़रूरी है पर्सनल से रिलेटेड, कि आपको उसको काम वही देना है जो अचीवेबल हो, उस बंदे को उस काम की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, प्लस आप उसको इक्विटेबल लेवल का काम देंगे जो आप किसी और पर्सनल को उसी टाइम पे दे रहे हैं। प्लस इसके बाद मैं ना इसको डायरेक्ट रिलेट करना चाहूँगा रिवॉर्ड्स से। रिवॉर्ड्स ये होते हैं कि अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो मुझे बोनस मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स रिवॉर्ड्स वो होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स एज अ मोटिवेशन वर्क करते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको 2 चीज़ें कंसीडर करनी होगी कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि आप अगर काम करोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे मतलब ऐसी कोई अनरियलिस्टिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपको रिवॉर्ड्स तभी मिलेंगे जब आप ये अनरियलिस्टिक कंडीशन फुलफिल करेंगे। मतलब क्लियरिटी नहीं है, आपको बिल्कुल वहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए इन रिवॉर्ड्स से रिलेटेड। प्लस कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि अगर मैंने एक काम मेरी पूरी कैपेसिटी के साथ कंप्लीट कर दिया तो ये रिवॉर्ड्स मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स में 3 चीज़ें देखनी है, मोटिवेशन, क्लियर और कंट्रोलेबिलिटी। अब इसके बाद ये जो बीच वाला पॉइंट आता है इसको कहते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट्स याद करना ज़्यादा आसान है। रिजल्ट्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये होती है कि किस तरीके से आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ये होती है कि उसी टाइम पर आप ही के जैसे इक्विवेलेंट पर्सन ने क्या परफॉर्मेंस पोजेस करी। अब इन रिजल्ट्स को डिटर्मिनेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, कि डिटरमाइन करने के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। मतलब एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है इनोवेशन, एक क्वालिटी होता है, एक रिसोर्सेज होता है। यहाँ पे मतलब ये हुआ है कि आप किस क्वालिटी का वर्क मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की रिसोर्सेज आपके पास थी जिसके हिसाब से आपने प्रोवाइड करा, आप अपने वर्क में फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं, और आपने कुछ किसी तरीके से इनोवेटिव तौर पे ये काम करा है कि नहीं करा है। तो मतलब आप यहाँ पर सीधे सीधे मैंने आपको एक एग्जांपल देके एक न्यू पर्सनल जो आज ही न्यू कंपनी में गया है उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया, लेकिन आप इसको सीधे रिलेट कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री से भी, कि जहाँ पे आपको है ना जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके के रिवॉर्ड्स देने हैं, उनको किस स्टैंडर्ड्स, मतलब आपको उनको जो काम देना है उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, और उनकी परफॉर्मेंस आप किस तरीके से मेजर करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जैसे रिजल्ट्स या डिटर्मिनेंट्स, उनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो एडिशनल क्वेश्चन ग्रैब एंड गो का आया है, और उसके अंदर अपने को ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पूछा है इस मॉडल का, तो हमें हर एक पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी सिर्फ हिंदी में बताया
वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जब भी इतनी बड़ी केस स्टडी आए तो वहाँ पे क्या होता है कि केस स्टडी में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती हैं। तो बस आपको अगर बिजनेस मॉडल पता है तो आपको हर एक पॉइंट के साथ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको रिलेट करके लिखना है। आपको मोर देन 50% मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल नॉलेज। और अगर आप वो एक्सटर्नल नॉलेज जो अभी मैंने यहाँ पे बोला और जिस तरीके से हर पॉइंट को एक्सप्लेन करा, अगर आप वो भी कर देते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो स्कोर करने के आप दावेदार हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी दूसरी बात भी हो गई। पहले अपन ने बात करी थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उसके बाद अपन ने बात करी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की, फिर इसके बाद अपन एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल पता होगा। एक होता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क बहुत फेमस है और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट करके। अब यहाँ पे ये होता है कि ये तीन चीज़ों की बात करता है। ट्रिपल पी कहते हैं इसको, पीपल प्लांट एंड मनी। पीपल की अगर मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी की बात करता है, प्लैनेट की बात करूँ तो वो एनवायरनमेंट की बात करता है, और प्रॉफिट की बात करूँ तो ये इकोनॉमी की बात करता है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ ये मॉडल दिया हुआ है, इसमें हमें डिफरेंस बताना है कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो एक सिंगल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है। लेकिन यहाँ पे दो एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो पीपल सोसाइटी पे फोकस करते हैं और प्लैनेट इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली ये चीज़ को कंसीडर करना है कि जो दूसरे दो एलिमेंट्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं एक्सप्लेन करना। जैसे फाइनेंशियल जैसे सेबी ने 2017 के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट बोला था कि टॉप 500 कंपनीज जो इंडिया की हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उनको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करना एडवाइजेबल है, जहाँ पे वो नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल और भी बहुत सारी कैपिटल्स वहाँ पे बता पाए। तो उनका मेन सोर्स ये है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो आप वहाँ के लोगों को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी टाउन में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उस टाउन को क्या वापस दे रहा हूँ, मैं वहाँ की रिसोर्सेज तो यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ के पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ के बच्चों की एजुकेशन की ग्रोथ के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसको CSR एक्टिविटी से भी रिलेट करा जा सकता है। एक बार आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेन फोकस यही रहेगा कि ये जो दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, पीपल और प्लैनेट, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आपको उनको एलेबोरेट करके लिखना है कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज़ें कंसीडर नहीं करी जाती जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईली एंटिसिपेटेड फ्रॉम माय साइड कि इस बार एग्जामिनेशन में ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस में पहले ये वाली बात करना चाहूँगा जो आपको पहले से पता है, जो अपन IPCC लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस को बोला गया है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज को कंसीडर करा जाता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब मेरे पास गुड्स कैसे आया, मैंने उसका ऑपरेशन कैसे करा, मैंने उसको कैसे बाहर भेजा, किस तरीके से मैंने सेल्स और मार्केटिंग करी, और आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करी। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी रहती है वो सेम रहती है दोनों मॉडल्स में, जहाँ पे बात करते हैं अपन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की, HR ह्यूमन रिसोर्स की, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की और प्रोक्योरमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली बात करी गई है कि ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होता है, लेकिन अगर मुझे सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरे को सर्विस प्रोवाइडर के लिए कोई मॉडल बनाना है तो एक नया मॉडल आया है जिसका नाम है वैल्यू शॉप मॉडल। वैल्यू शॉप मॉडल भी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होता है, लेकिन वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिफर करती हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मेन फोकस होता है
प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मैं किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करूं। सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, फिर मुझे चॉइस करना पड़ेगी उन सोल्यूशंस में से कि मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशंस है तो मेरे को कौन सा सोल्यूशन अप्रोप्रिएट है, फिर उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने रेमेडी निकाली थी तो ये मैं रेमेडी किस तरीके से एग्जीक्यूट करूं, और वो रेमेडी बार बार मुझे यूज़ नहीं करनी पड़े, इसके लिए मैं एक कंट्रोल वहाँ पे पुट कर दूंगा जिससे ये प्रॉब्लम वापस ना आए। तो जो मेन फोकस अपना रहता है कि प्रॉब्लम फाइंडिंग, फिर उसका सोल्यूशन, अगर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ सोल्यूशन, फिर उस सोल्यूशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करें और वो प्रॉब्लम वापस नहीं आए तो वहाँ पर एक कंट्रोल पुट करें। तो ये होती है अपनी प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जो अपन ने डिस्कस करी वही है। अब यहाँ पे एक्चुअली बात ये आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट के लिए अलग अलग मॉडल क्यों होते हैं, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फ्लो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले वो बात करता है कि जो अपना वैल्यू चेन एनालिसिस है, वैल्यू चेन एनालिसिस आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है और उससे है ना उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, प्लस आपको फिर उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हटा सकते हैं और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को और पुश कर सकते हैं, आपको और कॉम्पिटेंस ले सकते हैं अपने बिजनेस में, प्लस आपको क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा कि हाँ आपको बहुत सारा डाटा पता होना ज़रूरी है उस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करने के लिए, आपका और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स की अच्छी सिनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके आप ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होता है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है। तो ये क्रिटिसाइज करते हुए आप फिर शिफ्ट हो जाएंगे कि ये सर्विस वैल्यू शॉप मॉडल पे जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक कंपनी है जो हाउस होल्ड एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जो गीजर्स प्रोवाइड करती है। अब हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर उनकी है ना जो सेल्स है वो डाउन होते जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल उसका रूट कॉज क्या है। तो हम यहाँ पे वैल्यू शॉप मॉडल लगाएंगे उनकी प्रॉब्लम पता करने के लिए, और हम क्रिटिसाइज करेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस वहाँ पर क्यों नहीं लगी होनी चाहिए। तो ये आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ही इजी लगेगा अब ये अंडरस्टैंड करने के बाद। हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा। इस बार की आरटीपी में 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया है जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन उसका जो आंसर है वो वैल्यू चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जबकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो आपको वहाँ पे देखना है, अगर आप वहाँ पे इस मॉडल का यूज़ करते हुए भी वो आंसर लिखते हैं तो वो सामने वाला गलत नहीं कर सकता, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आईसीआई ने जो आंसर दिया है हम वही लिखें, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, 6 सिग्मा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे मेजरली 2 चीज़ों की बात होती है। 2 चीज़ों की ये बात होती है कि अगर कोई सा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम किस तरीके से 6 सिग्मा अप्लाई करेंगे, और अगर न्यू बिजनेस है तो हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये इन कनेक्शन पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के साथ, जहाँ पे ना 4 तरीके की कॉस्ट की बात होती है: प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। उनके साथ रिलेटेड बात करी जाती है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाएं। तो जो इसके यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में अपने को क्या, ये कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों सिस्टम में 3 है: डिफाइन, मेजर और एनालिसिस। फिर उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो आपको इम्प्रूव और कंट्रोल करना है, लेकिन अगर वो न्यू सिस्टम है तो आपको नया सिस्टम डिज़ाइन और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। सिर्फ इतना ही अंतर है एग्जिस्टिंग और न्यू के अंदर। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल रिलेट होके आएगा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के साथ। ठीक है,
यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इम्प्रूव और कंट्रोल के बारे में बात करनी है। आपको यहाँ पे एक्चुअली एक एक स्टेप वाइज सब डिज़ाइन करना है कि अगर कोई सी प्रॉब्लम है तो उसको आप पहले डिफाइन करेंगे, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने ज़रूरी हैं आप पहले वो तय करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि आपके पास वो कैपेसिटीज़ हैं वो मेजर्स लेने की, अगर वो हैं तो फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करके उनके ऊपर कंट्रोल पुट करेंगे। अगर आपने इम्प्रूव कर लिया और उसके ऊपर कंट्रोल पुट नहीं करे तो बाद थोड़े टाइम बाद वो कंडीशन वापस वैसी ही हो जाएगी, इसलिए इम्प्रूव करने के बाद आपको कंट्रोल पुट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू इम्प्रूवमेंट करी कि हाँ मेरा जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो बहुत क्वालिटी में वीक है, तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से वाउच करूँगा और फिर उसके बाद प्रोडक्शन लाइन में डालूंगा, तो उसके वजह से मेरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद आपको कंट्रोल भी पुट्स करने पड़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब रॉ मटेरियल खरीदो तो उसका क्वालिटी चेक होकर आए, आप कंट्रोल लगाओ क्वालिटी चेक के, तो आपके पास खराब मटेरियल आए नहीं, तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, ये अपन ने 5वां क्वेश्चन भी करा जहाँ पे अपन ने 6 सिग्मा की बात करी। इसके बाद अपन बात करते हैं वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस की। ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट के बीच में वेरी करता है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है तो आपको वैल्यू और नॉन वैल्यू एक्टिविटी को अलग अलग करना पड़ता है। वैल्यू और नॉन वैल्यू एक्टिविटी को जब आप अलग अलग करते हैं तो आप एक बेनिफिशियल पोजीशन में आ जाते हैं और उससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं और कॉस्ट लीडर बन सकते हैं मार्केट में, जिसके लिए आपको वैल्यू एनालिसिस करना ज़रूरी है। लेकिन वो एनालिसिस अगर आप किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट रहता है उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पे आप ये देखते हैं कि इसका कोई सा फीचर अननेसेसरी तो नहीं है। अगर वो फीचर अननेसेसरी है तो उसको आप बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो फीचर आपके इसमें वैल्यू ऐड कर रहा है तो उस न्यू फीचर की आप एक्स्ट्रा कॉस्ट सामने वाले कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर अपन न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस होगा और अगर ओल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू एनालिसिस होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा जहाँ पे बात करी गई है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि एक बैंक है, बैंक क्या चाहता है कि वो एक कॉरपोरेटिव बैंक है लेकिन वो ओल्ड स्कूल वे में चल रहा है, लेकिन अब उसको सब चीज़ें शिफ्ट करके एक फॉरेन बैंक बनना है। जैसे MNCs होते हैं, जैसे MNC का एग्जांपल दूँ तो यस बैंक। ठीक है, अब उनको सब चीज़ें करनी है, तो फिर अब उनको अगर नॉर्मल ओल्ड स्कूल बैंक से अगर आपको एकदम नया MNC भरना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी होंगी। आपको नई नई प्रोडक्ट्स ऑफर करना पड़ेगा मार्केट में जो आप पहले नहीं कर रहे थे, जैसे हेजिंग हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, जैसे आप है ना पहले फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे थे, अब आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। आपको पहले ओल्ड स्कूल्स में ये भी होता था कि ATMs का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, इंटरनेट बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, वो भी अब आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने का इनने सोचा है। ऊपर मेमोरी टर्न से आप देख सकते हैं इन चीज़ों को बाय हार्ट करने के लिए। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हालांकि होता क्या है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपने पूरे बिजनेस का नक्शा ही बदल देते हैं। मतलब मैं रेडिकली रीडिज़ाइन करूँगा, मैं एंड टू एंड पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज कर दूंगा, मैं ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करूंगा, नॉट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, नॉट इंप्रूवमेंट, इट इज़ अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। कि मैं 1 से लेके 100 तक जितने भी मेरे प्रोसेस होते हैं मैं सबको चेंज कर दूंगा और सब में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, क्योंकि मेरे को पुराने से तो मतलब ही नहीं है, सब बेकार हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे होता है कि फंडामेंटल रीथिंकिंग करनी है मुझे, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। रेड FR करके इसका मेमोरी टर्न है, R फॉर रेडिकल रीडिज़ाइन, E फॉर एंड टू एंड प्रोसेस चेंज, D फॉर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट और F फॉर फंडामेंटल रीथिंकिंग। अब ये करी कैसे जाए, ये तो मैंने बता दिया कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में होता क्या है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके क्या होते हैं। इम्प्लीमेंट करने के
4 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको एक असेंबली लाइन में आप लगाइए कि ये मेरे प्रोसेसेस हैं और इस चीज़ों को मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये आउटपुट प्रोवाइड करे। आपने ये चीज़ कर ली, फिर उसके बाद आपका जो आपने प्रोसेस और जो आपने फ्रेमवर्क डिसाइड करा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वही करेंगे जो अपन ने पहले करा था, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करके अपन ये चीज़ पता करेंगे कौन सी चीज़ें वैल्यू एडेड है, नॉन वैल्यू एडेड है, और कौन सी चीज़ों से हमको फ़ायदा हो सकता है, कौन सी चीज़ें अभी भी रखेंगे, सस्टेन करनी है जिससे हमें फ्यूचर ग्रोथ मिले। उसके अलावा अगर बाकी सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे और एक नया प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो प्रोसेस है उसको रीडिज़ाइन करेंगे और हम इस तरीके से बीआरपी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, असेंबली लाइन में रखना है, उसके टुकड़े करने हैं, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसको पूरे तरीके से रीडिज़ाइन करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करते हुए आंसर लिखना है जब कॉर्पोरेटिव बैंक फॉरेन बैंक के अंदर शिफ्ट होना चाहती है। ये मैंने सिर्फ आपको फ्रेमवर्क बताया कि आपको किस तरीके से यूज करना है। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको इन पॉइंट्स को रिलेट करते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपन ऊपर से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे अपन ने थर्ड क्वेश्चन में बात करी थी ट्रिपल पी की। वहाँ पे जो जहाँ पे अपन ने प्लैनेट की बात करी थी, वहीं से ये रिलेट होता है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेमोरी टर्न है, जो पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, WWERMT। ठीक है, तो WWERMT मतलब आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी है कि मेरे पास है ना वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, एनर्जी का किस तरीके से यूज़ करना है, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स का किस तरीके से यूज़ करना है, और ट्रांसपोर्टेशन का किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं इस वे में यूज़ करूँ कि इन्वायरमेंट पे कम से कम इफेक्ट जा पाए। मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, EMA, Environmental Management Accounting is the process of collection and analysis of the information relating to the environmental cause for internal decision making. For internal decision making कीवर्ड ये लिखना है आपको। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज एंड एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी एंड सीक्स टू कंट्रोल दीज कॉस्ट। मतलब सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है और फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये ABC एनालिसिस में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसके लिए आप बजटरी भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जिसमें से एक होता है फ्लो कॉस्ट एनालिसिस। मेजरली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसमें से आपको यही बताना है कि वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, और इन सबको इस बेटर वे में यूज़ करें जिससे आप इन्वायरमेंट को कम से कम अफेक्ट कर पाएँ, और इसकी अकाउंटिंग मेंटेन करना ही इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो जो मैंने बोली हैं। तो अपन ने यहाँ पे 8 पॉइंट्स डिस्कस करे जो उन्होंने एडिशनल केस स्टडीज़ डाली थी।